नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूएई राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद पाकिस्तान को झटका, एयरपोर्ट सौदे से बाहर निकला। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने की अपनी योजना रद्द कर दी है। इस सौदे पर अगस्त 2025 से बातचीत चल रही थी, लेकिन यूएई किसी स्थानीय पार्टनर को तय नहीं कर सका और रुचि खत्म कर दी। यह फैसला यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत की अचानक 3 घंटे की यात्रा के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें भारत और यूएई ने रक्षा, व्यापार और कैदियों की रिहाई जैसे अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान में सरकारी मिसमैनेजमेंट, सुरक्षा चिंताएं और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण यूएई का भरोसा कम हुआ। साथ ही यूएई सऊदी अरब तनाव और पाकिस्तान का सऊदी के साथ करीब होना भी पीछे हटने का कारण माना जा रहा है। दूसरी ओर भारत और यूएई के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जो भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक फायदे ला सकते हैं। पाकिस्तान को अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए नया रास्ता ढूंढना होगा और यह उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की चुनौती को और बढ़ा देगा। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर पीसीसीआई उपाध्यक्ष का बयान। बोले, हमने चाहा था बांग्लादेश खेले, सुरक्षा का भरोसा दिया था। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि बांग्लादेश को भारत में पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया गया था, लेकिन उन्होंने भारत में खेलने से इनकार कर दिया। शुक्ला ने बताया कि बांग्लादेश ने कहा था कि वे केवल कोलंबो में ही खेलेंगे और शेड्यूल को अंतिम समय में बदलना मुश्किल था, इसीलिए आईसीसी ने स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया। बता दें कि बांग्लादेश ने भारत के साथ बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग की थी। आईसीसी ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में बांग्लादेश का समर्थन किया, लेकिन शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसे उकसाने वाला कदम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीसीसीआई ने बांग्लादेश को किसी भी तरह की सुरक्षा समस्या से बचाने का पूरा भरोसा दिया था, लेकिन उनकी तरफ से यह निर्णय लिया गया कि वे भारत में मैच नहीं खेलेंगे। पंजाब में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, बिजली संशोधन बिल वापस लेने की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पंजाब में 26 जनवरी को कई जगहों पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य बिजली संशोधन बिल 2025, बीज बिल 2025, श्रम कानूनों को रद्द करने, मनरेगा को बहाल करने और फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग करना था। होशियारपुर में दोआबा किसान समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह पौबी के नेतृत्व में मुकेरियान और दसूहा में किसान ट्रैक्टरों पर मार्च निकाला गया। गर्दीवाला में किसानों ने बस स्टैंड से बहगा गांव तक मार्च किया। टांडा उरमुर में 60 से अधिक ट्रैक्टरों पर किसान जंगवीर सिंह चौहान और पृथ्वीपाल सिंह गुरैया के नेतृत्व में केंद्र सरकार के किसान विरोधी फैसलों और सहकारी संस्थानों के निजीकरण का विरोध किया गया। उन्होंने उर्वरक की बढ़ी कीमतों पर चेतावनी दी और दोषी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मोगा के धर्मकोट इलाके में भी भारतीय किसान यूनियन और हिंद किसान सभा के नेताओं ने मार्च में भाग लिया। अधिकारियों के अनुसार सभी ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। यूपी में ब्राह्मणों में नाराजगी तेज, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार का इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को प्रांतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। उन्होंने इस्तीफे में 2 मुख्य कारण बताए: यूजीसी के नए नियम 2026 और प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व उनके शिष्यों का कथित अपमान। अलंकार खुद शंकराचार्य के अनुयायी हैं और उन्होंने ब्राह्मणों व साधु संतों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार पर गहरा दुख जताया है। वहीं आपको बता दें कि यूजीसी का नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 जातिगत भेदभाव रोकने और एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों के लिए सख्त कार्रवाई लागू करने के उद्देश्य से है। आलोचकों का कहना है कि इसमें जनरल कैटेगरी के खिलाफ पक्षपात है, जिससे ब्राह्मणों में नाराजगी बढ़ी है। यूपी में ब्राह्मण समुदाय प्रशासन और राजनीति में ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली है और उन्हें लगता है कि ठाकुर और ओबीसी को ज्यादा लाभ मिल रहा है। इस घटना ने राज्य में ब्राह्मण विरोधी भावनाओं को फिर से भड़का दिया है। सोशल मीडिया पर #UGC रोल बैक और #UGC काला कानून वापस लो ट्रेंड कर रहे हैं और कई विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। यह इस्तीफा योगी सरकार और ब्राह्मण समुदाय के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को नई दिशा दे रहा है। यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेता गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बने।
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया अहम दौरा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने सोमवार को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत यूरोपियन यूनियन के संबंधों के लिए अहम बताया और कहा कि उनकी उपस्थिति भारत और यूरोपियन यूनियन साझेदारी की बढ़ती ताकत और साझा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है। पीएम मोदी ने लिखा कि इस दौरे से भारत और यूरोप के बीच विभिन्न सेक्टरों में सहयोग और तेज होगा, जो दोनों पक्षों के लिए आर्थिक और रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एंट्री पर आज फैसला। पाकिस्तान कर सकता है वर्ल्ड कप का बहिष्कार। रिपोर्ट। पाकिस्तान द्वारा T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम घोषित करने के बावजूद उसके टूर्नामेंट में खेलने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा है कि सरकार सोमवार को बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अंतिम फैसला लेगी। जियो न्यूज के मुताबिक आईसीसी द्वारा बांग्लादेश के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाने वाली नाराज पाकिस्तान सरकार टीम को वर्ल्ड कप से हटने को कह सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत आने से इनकार करने पर बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। पाकिस्तान बांग्लादेश के फैसले का समर्थन करने वाला अकेला देश था। हालांकि पाकिस्तान को अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने थे, फिर भी सरकार भागीदारी पर पुनर्विचार कर रही है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के समर्थन में काली पट्टी पहनने या भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार जैसे प्रतीकात्मक कदमों पर भी विचार कर रहा है। एक सफल भारत दुनिया को सुरक्षित बनाता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। ऐतिहासिक एफटीए और कार टैरिफ कटौती की तैयारी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होते हुए कहा कि एक सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। वह यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ कर्तव्य पथ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। यह बयान उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच होने वाली भारत यूरोपीय आयोग शिखर वार्ता से पहले आया है, जहां दोनों पक्ष बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को अंतिम रूप देने की घोषणा कर सकते हैं। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने भी कहा कि भारत के साथ सहयोग तेजी से बढ़ रहा है और सुरक्षा व रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर होंगे। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और 2023-24 में दोनों के बीच व्यापार 135 अरब डॉलर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में भारत यूरोपीय संघ से कारों पर इंपोर्ट टैरिफ को मौजूदा 110% से घटाकर 40% करने और आगे चलकर 10% तक लाने पर भी विचार कर रहा है, जिसे मंगलवार तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। भारत यूरोपीय आयोग एफटीए किसानों के लिए कम जोखिम। अमेरिका की तुलना में कैसे बेहतर? भारत अमेरिका के साथ कृषि क्षेत्र को लेकर मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए करने से बचता रहा है, लेकिन अब वह यूरोपीय संघ के साथ बड़े समझौते को अंतिम रूप देने जा रहा है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोपीय आयोग के साथ समझौता भारतीय किसानों के लिए कम जोखिम भरा है। अमेरिका से मक्का, सोयाबीन, कपास और इथेनॉल जैसे सस्ते कृषि उत्पाद आने का खतरा है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है, जबकि यूरोपीय आयोग इन उत्पादों में इतना प्रतिस्पर्धी नहीं है और वहां से मुख्य रूप से चीज, वाइन या जैतून का तेल जैसे सीमित उत्पाद ही आ सकते हैं। उल्टा इस समझौते से भारत का झींगा, कॉफी, चाय, चावल, मसाले और फल सब्जियां का निर्यात बढ़ सकता है। ट्रंप ने भारत को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अमेरिका भारत के बीच बताया ऐतिहासिक रिश्ता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को 77वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते अमेरिका और भारत के बीच खास संबंध हैं। यह संदेश भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। इससे पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि उन्हें पहली बार परेड में शामिल होने का सम्मान मिला। उन्होंने भारतीय आसमान में अमेरिका निर्मित विमानों की उड़ान को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी की ताकत का प्रतीक बताया। हालांकि पिछले एक साल में दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव भी रहे हैं, खासकर ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर लगाए गए टैरिफ और रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त शुल्क की धमकियों को लेकर। ट्रंप की धमकियों के बीच भारत की तरफ मुड़ रहा कनाडा। आने वाले हफ्तों में भारत का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकियों और संरक्षणवादी नीति के चलते कनाडा अपनी विदेश और व्यापार नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है और अब वह भारत को एक प्रमुख रणनीतिक व आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आने वाले हफ्तों में भारत दौरे पर आ सकते हैं ताकि 2 साल से तनावपूर्ण रहे रिश्तों के बाद द्विपक्षीय व्यापार को तेज किया जा सके। भारत और कनाडा दोनों ही इस समय ट्रंप प्रशासन के ऊंचे टैरिफ का सामना कर रहे हैं। भारत पर 50% और कनाडा पर 35%। इसी दबाव में दोनों देश 2030 तक व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य वाले CEPA समझौते को आगे बढ़ा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के बीच हाल ही में बातचीत हुई है, जिसमें AI, व्यापार और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। कनाडा ऊर्जा, खनिज और गैस जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी बढ़ाना चाहता है, जबकि भारत को इससे नए बाजार और ऊर्जा संसाधन मिलने की उम्मीद है। लीक ऑडियो में रिपब्लिकन सीनेटर का बड़ा आरोप, ट्रंप प्रशासन पर लगाया भारत FTA रोकने का आरोप। अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज का एक लीक ऑडियो सामने आया है, जिसने ट्रंप प्रशासन के भीतर गहरी खींचतान को उजागर कर दिया है। करीब 10 मिनट के इस ऑडियो में क्रूज ने उपराष्ट्रपति JD वेंस, व्हाइट हाउस सलाहकार पीटर नवारो और कभी-कभी राष्ट्रपति ट्रंप पर भारत के साथ लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते को रोकने का आरोप लगाया है। यह रिकॉर्डिंग 2025 की शुरुआत और मध्य की बताई जा रही है और अब वायरल हो चुकी है। क्रूज ने ट्रंप की टैरिफ नीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, रिटायरमेंट अकाउंट्स में भारी गिरावट आ सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे 2026 के मध्य अवधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऑडियो में क्रूज ने यह भी बताया कि ट्रंप ने टैरिफ पर पुनर्विचार की अपील पर गुस्से में जवाब दिया था। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। वंदे मातरम पर राष्ट्रगान जैसा प्रोटोकॉल हो सकता है लागू, सरकार कर रही विचार। सरकार वंदे मातरम की रचना के 150वीं वर्षगांठ के मौके पर इस राष्ट्रीय गीत के लिए भी राष्ट्रगान जनगण मन जैसा प्रोटोकॉल लागू करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय इस बात पर चर्चा कर रहा है कि क्या वंदे मातरम के दौरान भी लोगों के लिए खड़ा होना अनिवार्य किया जाए। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ का गीत है और 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था। फिलहाल राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 सिर्फ राष्ट्रगान पर लागू होता है और वंदे मातरम के लिए ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इस मुद्दे पर अदालतों में याचिकाएं भी दायर हुई हैं। पिछले साल इसे लेकर विवाद भी हुआ था, जिसमें कुछ मुस्लिम संगठनों ने राष्ट्रीय गीत के पाठ का विरोध किया था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मूल 6 छंद वाले गीत को छोटा करने का भी आरोप लगाया था। अभी मूल भजन के 6 छंदों में से सिर्फ पहले 2 छंद ही राष्ट्रगान के तौर पर गाए जाते हैं। हटाए गए हिस्सों में दुर्गा सहित 3 हिंदू देवियों का जिक्र था। वहीं कांग्रेस ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय गीत पर ध्यान पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों को देखते हुए दिया जा रहा है। मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस छिड़ गई थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.